नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजस्थान में चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। जब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल किया गया कि आखिर बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रदेश में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। बाद में विधायक और संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। का आज आखिरी दिन और सारे प्रत्याशियों की घोषणा के बाद में जब दोनों पार्टियों के सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अब मैं आश्वस्त नहीं विश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से अब की बार का चुनाव जो है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार और माननीय मोदी जी का स्वच्छ प्रशासन देने की गारंटी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इन दोनों के विरुद्ध चुनाव है। और उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध में जितनी भी एजेंसीज काम करती हैं, वो निश्चित रूप से उनके काम का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जहां तक ईडी का प्रश्न है, मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि ईडी ने अब तक पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार बनने के बाद में पीएमएलए में जितने केसेस रजिस्टर किए हैं और जिन केसेस को रजिस्टर किया है उसमें 96.54% कन्विक्शन रेट है। दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ये कन्विक्शन की रेट, जिसमें सजा हुई और चार्जशीट हुआ हो, ऐसी कोई भी रेट आप मुझे बता सकते हैं, कोई अनपैरेलल है। और उसमें भी जिन पॉलिटिकल लोगों जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, अभी हैं या कभी रहे होंगे, उनके खिलाफ जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उसका प्रतिशत 3 से भी कम है। इसलिए जो भ्रष्ट लोग हैं वो अपने भ्रष्टाचार के पकड़े जाने पर इस तरह के अनर्गल जो है प्रलाप भी करते हैं और अनर्गल आरोप भी लगाते हैं। लेकिन सर वो अभी तो प्रधानमंत्री चेहरा है, कमल का फूल चेहरा है। बाद में विधायक मिलकर के तय करेंगे कि कौन चेहरा होगा। बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस पर मोहर लगाएगी उस चयन पे वही चेहरा होगा। लेकिन जो चेहरा होगा वो चेहरा यशस्वी मुख्यमंत्री और उसका कार्यकाल यशस्वी, हम सब मिलकर के पूरे प्राण और प्रण से उसको इंश्योर करेंगे। और दिल्ली के प्रेमनगर थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स एक बच्ची को बेरहमी से पीटता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक बच्ची की पिटाई कर रहा शख्स बच्ची का पिता बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो प्रेमनगर पार्ट 2 का बताया जा रहा है। वहीं वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। और पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए। हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है, मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। और
मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में। और इसलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी ने राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनांदगांव के ही चंद्रगिरी में जैन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा की और संत विद्यासागर महाराज से मुलाकात भी की। पीएम मोदी ने उनसे काफी देर तक बात भी की। बिहार के मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली के दौरान नीतीश कुमार और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। दुकान चलाने वाले लोग हैं, एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूं, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री छोड़ दो, इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था, आप माने नहीं, तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या गत कर रहे हैं, क्या गत कर रहे हैं। हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं मित्रों। 2014 में बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 39 सीटें दी। इस बार 24 में एक का कमी रह गया है। 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। और मित्रों, इससे भी बड़ा विनती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी है। क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया, एक पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है। और बिहार को एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार्जशीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी शर्म करो। लालू की खिलाफत कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। माताओं, दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि इस बार कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा है कि दिवाली पर सरकार ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों को बोनस देगी। सीएम ने कहा है कि दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी मेरे परिवार जैसे हैं। त्योहारों के इस महीने में हमने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार में काम करने वाले कर्मचारी मेरा परिवार हैं और आज उनके लिए मैं एक खुशखबरी लेके आया हूँ। दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में
दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज आदि के क्षेत्र में जितने काम किए हैं, जितने शानदार काम किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने निभाई है। इन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और काम की बदौलत हम दिल्ली के लोगों के सपनों का शहर बनाने में सफल हुए हैं। ये महीना त्योहारों का महीना है और इस त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7-7 हज़ार रुपये का बोनस दे रहे हैं। ये फैसला हमने दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है। इस समय दिल्ली सरकार में लगभग 80,000 ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारी हैं। ये बोनस देने के लिए 56 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इससे हमारे कर्मचारियों के घरों में त्योहारों में खुशियां दुगनी हो जाएंगी। एक सरकार के रूप में हमने अपने कर्मचारियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया है और ये प्रयास जारी रहेंगे। सभी कर्मचारियों को, सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में रैली की, जहां राम मंदिर के मामले पर कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। इसको नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी? क्या अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही। उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे? कैसे आपकी आस्था का ख्याल लोग रखेंगे? इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी बाधा हुई। एमपी के टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने लोगों से कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस चालू पार्टी है। बताओ, ऐसा गरीबों को रिफाइंड तेल दिया, राशन में यहां मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबल में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप? आप बताओ, हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ, आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है, ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति जनगणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने के लिए। और अमित शाह के आरोपों का पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।
देश के गृह मंत्री है, ठीक है, आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके भाषण से ऐसा लग रहा था जैसा उन्होंने कहा था कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करा रहे हैं, 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करवा रहे हैं। ये अमित शाह जी का मानना है और कहना है। एक मिनट रखिए, तो हम कहना चाह रहे थे, अभी हम सुने, उनका बयान सुने हैं, हाथ हटाओ ना, उनका बयान सुने हैं, आप आराम से रहिए ना, उनका बयान ये सुने हैं, हटाओ ना हाथ, उनका बयान ये सुने हैं कि ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोका है? और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहां भी करवा ले जाति जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई? और ये आप बताइए ना, केंद्र में जितना कैबिनेट मंत्री बिहार से वो कौन है, ओबीसी है कि अति पिछड़ा है? जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री ओबीसी है, कितने ओबीसी है और कितना अति पिछड़ा, जरा बता दें। तो ये बकवास की बातें जो है उन्हीं के मुंह से शोभा देती है। सारा को ना थोड़ा नीचे कीजिए। यहाँ केवल जो है बकवास बोलने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, कुछ है नहीं उनके पास कहने के लिए। अब यहाँ कलम बांटा जा रहा है, नौकरी बांटी जा रही है, तो उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। बताए देश में बट रहा है कि नहीं बट रहा नौकरी? बताए उनके प्रदेश में नौकरी बट रहा है कि नहीं बट रहा? नौकरी जहाँ दी जा रही है वहाँ जंगल राज हो ही नहीं सकता, वहाँ मंगल राज है। जहाँ नहीं दी जा रही है नौकरियाँ, वहाँ जो है जंगल राज है, ये समझना चाहिए। पानी की बात कर रहे हैं। और संभल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, तो वहीं 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल रविवार देर रात बाइक से जा रहे 3 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद बाकी बदमाशों को गिरफ्तार किया। बाहर आ जाओ। अरे आप बाहर आ जाओ, है ना, बाहर आओ, तुम भी बाहर आओ। और देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में आयोजित 3 दिवसीय संस्कृति संसद का आज समापन सत्र आयोजित हुआ। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत गुरु अविचल देवाचार्य ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए कहा कि इस संस्कृति संसद से विश्व भर में सनातन का व्यापक प्रचार होगा और हिंदुत्व को अधिक बल मिलेगा। गुजरात कन्वेंशन सेंटर में चलने वाले 3 दिवसीय संस्कृति संसद का आज समापन सत्र है। ऐसे में इन संतों का जो है जमावड़ा लगा हुआ लगातार वो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे सनातन को पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार किया जाए। इसी बीच अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं देवाचार्य जी। सर, क्या कहेंगे, 3 दिन तक समागम हुआ और विभिन्न कोनों से जो है संत महात्मा पहुंचे। ये समापन 3 दिन का जो बहुत बड़ी ख्यातनाम 5 संस्थाओं के संयोजन से ये आयोजन हुआ। भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति, विश्व हिंदू परिषद और गंगा महासभा और श्री काशी विद्वत परिषद, और इनमें भारत भर से करीब 400 जिलों से, सभी प्रांतों से करीब 1,500 से ज्यादा संत आए। 3 दिन खूब चिंतन हुआ और अब ये निर्णय हुआ कि हिंदू समाज के अन्याय के लालच में, अन्याय के नाम पर और कोई एक संप्रदाय की तुष्टीकरण के वोट बैंक के उद्देश्य से इन्होंने राष्ट्र का जो अहित किया है, आज राष्ट्र में आतंकवाद की बात हो या जो भी तूफान हो रहे हैं कम्युनल और धर्मांतरण की बात हो, ये सारी समस्याएं ये कांग्रेस के द्वारा किए गए कानून में जो विसंगतियां हैं उसका परिणाम है। महाराज जी, चुनाव आते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि धार्मिक चोला ओढ़ लेते हैं, भगवा पहन लेते हैं और कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं। ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को कहेंगे हम नाटकबाज, ये जो है एक्टर हैं,
लेकिन भारत की जनता, अब हिंदू जनता अब बहुत कुछ सीख चुकी है। अब ऐसे नाटकबाजों से अब हिंदू समाज भ्रमित नहीं होगी, इनको पहचान गई है। और जब सनातन धर्म एक कैंसर है, एक बीमारी है, ऐसा जो दक्षिण भारत में एक नेता ने जो कहा, उसका जिन जिन राजनीतिक पार्टियों ने खंडन नहीं किया, इसका मतलब समर्थन किया। और वो अब जनोई बल लगा के निकले, चाहे त्रिपुंड करके निकले, उनको भारत की जनता नहीं स्वीकारेगी। 3 दिन का समागम चला, तमाम संत शामिल हुए। क्या लगता है किस तरह का बदलाव आएगा और किस तरह से सनातन का प्रचार होगा? सनातन का प्रचार बहुत तेजी से होगा, दृढ़ता से होगा। और आप देखिए, एक साथ 5-5 संस्थाएं एक साथ एक मंच में आई है। इसीलिए सभी संस्थाओं का अलग अलग योगदान होता है। जैसे संत समिति तो 127 संप्रदायों का संगठन है। अखाड़ा परिषद जो हमारे संत समाज की, जिसको हम कहते हैं रीढ़, वो पूरा संगठन साथ में आया है। विश्व हिंदू परिषद वो भी साथ में आया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे विद्वान परिषद की वो भी साथ में आए हैं। तो इससे ऐसा संदेश जाएगा कि सारे भारत में कि सभी संत जिसके साथ जो लोग जुड़े, किसी कोई न कोई के साथ तो जुड़े हैं, सबको संदेश मिलेगा कि अब हिंदुओं को जागृत होना है और हिंदुत्व का परचम ये 2024 के चुनाव में लहरेगा। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ थे अविचल देवाचार्य जी, जो कि साफ तौर पर आश्वस्त हैं। ऐसा कह रहे हैं कि ये जो 3 दिन का समागम चला है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, इससे कहीं ना कहीं सनातन का वैश्विक स्तर पर बड़ा प्रचार होगा और इससे कहीं ना कहीं बड़े मायनों में बदलाव आने की संभावना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मौसमी हिंदू हैं, यानी कि जो चुनाव आते ही भगवा पहन लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, इन लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब देश की जनता कहीं ना कहीं पहचान गई है ऐसे लोगों को। और एक तरफ से हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय सनातनी खड़ा है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। जल जीवन मिशन का लाभ अब उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति को मिल रहा है, जिससे हर कोई खुश है और योगी सरकार का आभार जता रहा है। हम आपको हमीरपुर लेकर चलते हैं, जहां लोग योजना का लाभ पाकर खुशी से झूम रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एक वक्त था जब बुंदेलखंड के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता था। एक घूंट पेयजल के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। इस समस्या को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बखूबी समझा। बुंदेलखंड वासियों की प्यास बुझाने के लिए जल जीवन मिशन को चारा बनाया। योजना के तहत अब बुंदेलखंड के लोगों को घरों पर शुद्ध पेयजल मिल रहा है। हमीरपुर में भी योजना के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है। अब लोगों को कुएं या हैंडपंप तक पानी लाने के लिए नहीं जाना पड़ता। घरों पर ही नल के जरिए उन्हें शुद्ध पेयजल मुहैया हो रहा है, जिससे लोग गदगद हैं। जिले में कुल 355 गांवों के लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। हमको बहुत संतुष्ट है इससे कि देखो, पहले हमारे पास नल नहीं था, हम दूर से पानी भर के लाते थे। अब तो हमारे पास घर पे नल लग गया, तो हम तो जितनी टाइम हमें आवश्यकता होती है उतनी टाइम हम अपना पानी भर लेते हैं। बहुत सुविधा हो गई है, अच्छा पानी भी होता है और बढ़िया सब कुछ अच्छा है। पहले बहुत दूर से लाना पड़ता था। अब फिल्टर का पानी आता, बड़ी साफ पीने में, कपड़े धोते हैं, पीते हैं, हर चीज़ के लिए सुविधा है। पानी के लिए दूर जाना पड़ता है, हर चीज़ की सुविधा सरकार दे रही है, सुविधा हर चीज़ के लिए। योगी सरकार की लगनशीलता और कर्मठता ही है कि एक वक्त पानी के लिए दर दर भटकने वाले बुंदेलखंडियों की प्यास अब घरों पर ही नल से मिल रहे शुद्ध पेयजल से बुझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। देखते हैं वॉइस।